कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हाँ, कहीं कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई। उसके बाद माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के फोटो लगा करके उन्होंने कह दिया भाजपा से मिली भगत हो गई। मैं विश्वनाथ पाल जी का टाइम मैनेजमेंट जानना चाहता हूं, क्योंकि पल में विश्वनाथ पाल जी बाराबंकी में होते हैं, फिर पता चलता कि विश्वनाथ पाल जी बलिया पहुंच गए। मेरा कार्यक्रम लगा है तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। क्या बदल गया 2007 में और 2027 में? बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। बिहार में SIR चल रहे हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। भाजपा का उप मुख्यमंत्री 2 जगह से उसका वोटर ID कार्ड पकड़ा गया। समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर के उतनी ज्यादा मुखर क्यों नहीं नजर आ रही? 2017 में अकेली नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी मुखर थी, तो ये सारे लोग बगल खड़े होकर मजा ले रहे थे। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज में बिखराव की सबसे बड़ी वजह बहुजन समाज के ही कुछ लीडर्स हैं? SC और OBC और मुस्लिम में तमाम नए नए दल डेवलप किए गए हैं। कांग्रेस ने भी खूब हमारी आर्टिकल बल नुकसान किया, समाजवादी ने भी किया और भाजपा ने भी किया। लेकिन गठबंधन हर जगह रहा बसपा का। आधे में अखिलेश यादव जी की तस्वीर, आधे में बाबा साहब की तस्वीर, फोटो को लेकर के उसको बधाई दे रहे थे। मनोहर साहब का जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, ठीक, उन्होंने नाम ही जोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति जिसका शिष्य होगा क्या अपने गुरु के द्वारा बनाई हुई पार्टी का नुकसान करने के लिए सोचेगा क्या? वो कहते हैं कि हमको बहन जी टाइम ही नहीं देती। एक पॉडकास्ट में उन्होंने फोन लगा दिया था और फोन ही नहीं उठा। नहीं, एक चीज बताओ, विश्वनाथ पाल को नहीं पार्टी बना के फोन किए? हाँ। क्या आपकी जानकारी में है कि चंद्रशेखर आजाद कभी बहुजन समाज पार्टी में थे? कोई आदमी हमको नहीं बताने वाला मिला कि बहुजन समाज पार्टी में कभी बूथ अध्यक्ष रहे हो, कभी सेक्टर अध्यक्ष रहे हो, कभी विधानसभा अध्यक्ष रहे हो। में हमारे बड़े भैया माननीय अखिलेश यादव जी को वहां कोई यादव नहीं मिल रहा। अरे बाप रे, सैफाई से भेजना पड़ रहा। अब बात करोगे PDA का, विदेश का काला धन लाए, उसकी बदली हमारा घर में रखा हुआ धन आपने उजागर करके बैंक में डलवा दिया, उसके बाद भी बैंक NPA हो गया। दल के एक नेता ने मुझे कहा कि आप इस दल के खिलाफ न बोलिए, नहीं आपकी जांच शुरू हो जाएगी। घर पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जितनी देर मैं लखनऊ रहता हूँ, दूसरे जिले में उतने टाइम घर रहता हूँ। मेरा इस पर घर नहीं आना होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना नाम उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का। आज एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है और इसीलिए मैं विश्वनाथ पाल जी के साथ बैठा हुआ हूँ। और ज़रूरी बात इसलिए भी क्योंकि मॉनसून का सत्र दिल्ली में चल रहा है और वही सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चल रहा है। और इस देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग का SIR और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का संसद का घेराव, क्योंकि आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार दरअसल असंवैधानिक है, चोरी से बनी है। ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो बहुजन शोषित वंचित पीड़ित समाज पर अत्याचारों से जुड़े हुए मसले हों। ये बात तो करेंगे ही करेंगे और साथ में बात विश्वनाथ पाल जी के व्यक्तिगत जीवन की भी करेंगे और उनके काम करने के जो कुछ खास तरीके हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है काम धाम? बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदेश देख ही रहा है कि बहुजन समाज पार्टी काम कैसे कर रही है और ख़ास तौर पर आपके कैडर कैंप और ज्वाइनिंग्स। जी, मतलब वो सोशल मीडिया पर देख के लगता है कि बहुजन समाज पार्टी शायद जिंदा हो गई है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा जिंदा थी, जिंदा है और पहले भी इस देश के बड़े प्रदेश में हुकूमत नहीं, लेकिन कहा जाता है जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है और वो जिंदा नजर आने लगी है। हुकूमत कर चुकी है और फिर हुकूमत करेगी। लेकिन कुछ ऐसे जो रास्ते हैं चर्चा होने के, वो जानबूझ करके हम लोगों से दूर रखा जाता है। खास तौर पर आप देख रहे होंगे कि हमने बड़ी बड़ी संख्या में
जैसे बाराबंकी में 600 मुस्लिम समाज के लोगों की ज्वाइनिंग, मेरे आवास पर 25-30 पाल समाज के लोग जौनपुर की ज्वाइनिंग, उसके बाद 25-30 लोग इलाहाबाद के लोग आए, मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में आए। श्रावस्ती में अभी एक दिन मैं 150-200 लोगों की ज्वाइनिंग कराया। फिर भिनगा में 200-300 मुस्लिम समाज के बड़े मौजूद लोग ज्वाइन किए। फिर वहीं श्रावस्ती के एक चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन कांग्रेस के, वो आए, बहन जी से मुलाकात किए, आशीर्वाद लिए, फिर ज्वाइनिंग किए। 2-3 सभासद वर्तमान समाजवादी के ज्वाइन किए। लेकिन वो आप जैसे जो चैनल हैं वो तो दिखाए, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो कहीं नहीं दिखाना चाहे। तो हम लोग को तो जानबूझ करके लोग फिल्म से बाहर रखते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज शुरुआत से फिल्म में रखते हैं मुझे लगता है, लेकिन नेगेटिव पर्सपेक्टिव में रखते हैं। नहीं, अभी कोई अगर एक शब्द गलत निकल जाए तब तो फिर तूफान खड़ा हो जाएगा, फिर पूरे देश में दिखाया जाएगा हमको। नहीं, आप लोगों ने तो कुछ गलत किया भी नहीं, गलत बोला भी नहीं, हाँ। फिर भी बता दिया कि भाजपा के साथ आपका गठबंधन है। अभी जो भारत समाचार चैनल है, हाँ। मुझे नाम लेके कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारी नेता ने कहा है, ठीक बात है। कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हाँ। कहीं कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई। उसके बाद माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के फोटो लगा करके उन्होंने कह दिया भाजपा से मिली भगत हो गई। जबकि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है, कभी बहुजन समाज पार्टी आज तक कभी अपना समर्थन दे करके बीजेपी की सरकार आज तक नहीं बनाई है। बीजेपी ने हमें समर्थन दिया है, हमारी नेता माननीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को। माननीय बहन जी सरकार चलाई है तो वो भी बहुजन समाज पार्टी अपने नीति और नीतिगत से चलाई है, अपने तरीके से। बाबा साहब के संविधान तरीके से चलाई है, ना कि हम गठबंधन किए तो उनके तरीके से सरकार चलाई। और कभी बीएसपी उनको समर्थन दे के नहीं चलाई, उन्होंने हमको समर्थन दिया। माननीय बहन जी सरकार चलाई जो बहुजन हित में था, सर्व समाज के हित में था, उस आधार पर बहन जी सरकार चलाई है। अभी आपने एक बात कही और मैं पूछना भी चाह रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी जो एक्टिविटी रहती है, आपकी जो दिनचर्या रहती है, उसमें आपने बताया कि 600 यहाँ, 200 वहाँ, 300 वहाँ। एक मतलब छात्र जीवन से ही बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है जी। मैं विश्वनाथ पाल जी का टाइम मैनेजमेंट जानना चाहता हूं, क्योंकि पल में विश्वनाथ पाल जी बाराबंकी में होते हैं, फिर पता चलता कि विश्वनाथ पाल जी बलिया पहुंच गए। नहीं तो हमारा टाइम टेबल, अगर मेरा कार्यक्रम लगा है तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये पूरे प्रदेश में मेरे कार्यकर्ता जानते हैं। बाई इत्तेफाक कहीं कोई घटना दुर्घटना अचानक रास्ते में कभी पड़ जाए, हाँ। वरना अगर मेरी मीटिंग 12 बजे है तो फिर आपको घड़ी नहीं देखना, मैं पहुंचूंगा तो मान लेना चाहिए 12 बज गया। और मैं एक दिन में, एक दिन ऐसा ही हुआ। नहीं, अपने को आप कैसे मैनेज करते हो वो तो मैं समझ गया, क्योंकि आप भाई एक व्यक्ति है, उसकी एक लिमिट है, लेकिन विश्वनाथ पाल जी तो बिना लिमिट के दिख रहे हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ नहीं, मुझे माननीय बहन जी को 27वें मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। इसके लिए मैं 24 घंटा चलने के लिए तैयार हूँ। जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की कृपा है कि मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है, कभी नहीं। अभी एक ये घटना है 19 की, संजोग से मेरी ड्यूटी बाहर लगी थी चुनाव में, और मेरे यहाँ जो लोकसभा लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि भैया आपका थोड़ा समय चाहिए। हमने कहा ओवर समय ले लीजिए, प्रचार के समय के बाद। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा 5 बजे से। तो एक दिन 5 बजे के बाद उन्होंने कार्यक्रम लगाया और 12 कार्यक्रम मेरे लगे। मैं जहाँ ड्यूटी लगी थी, जो मुझे पार्टी की तरफ जिम्मेदारी, वहाँ मैं काम किया। 5 बजे मैं आया कि चलो इसी बहाने घर भी हो लेंगे, और 5 बजे आप क्या पहुँचेंगे। 5 बजे से 12 मीटिंगें मैंने की थी। लेकिन यह है कि लगातार लगी थी, ग्राम सभा वाइज चौपाल बैठकें, और 11 बजे तक लगभग मेरी मीटिंग। घर पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जितनी देर मैं लखनऊ रहता हूँ, दूसरे जिले में, उतने टाइम घर रहता हूँ। मेरा इस घर नहीं जाना होता है। हाँ। ना मैं लखनऊ रहता हूँ। नहीं, पत्नी, बच्चे, परिवार सब मस्त हैं अपने आप में। मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, आखिरी बार आप घर कब गए थे? नहीं, जैसे अभी इधर मान लो हम देवी पाटन,
बस्ती गोरखपुर जा रहे हैं, हाँ। तो अगर अगल बगल रह रहे हैं तो मैं घर से ही आ जा रहा हूँ, वरना मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर रुक जाता हूँ, वहीं सो जाता हूँ, वहीं से आगे बढ़ लेता हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं, हाँ। कई बार आपके साथ जाते हैं, और वो उनका अक्सर ये कहना होता है कि अध्यक्ष जी जो हैं वो अगर एक जगह जा रहे हैं, फिर आप ये मान के मत चलिए कि अध्यक्ष जी वहां से वापस आ जाएंगे, फिर उनका आगे के बाद फिर आगे के मतलब एक से एक दूसरा डॉट जो है मिलता जाता है। मैं नहीं लौटता हूँ। अभी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, हाँ। तो मैं तो 20-25 दिन के बाद वापसी किया। जैसे इधर मैं अभी जब मैं अध्यक्ष भी नहीं था, भाईचारा में था, तो मुझे 2007 के चुनाव के पहले, 2007 जो सरकार बनी थी उसके पहले मुझे लगभग 9 मंडल की सुरक्षित सीटें मिली थी। 7 से पहले 7 के चुनाव की 9 मंडल की सारी 9 मंडल की सुरक्षित सीटें थी। अब इधर की जो भी थी, अब वो लगभग अब ये 9 मंडलों में जो सीटें थी पूरा गिनती का नहीं याद है। तो मैं उस दिन अयोध्या से निकला, कादीपुर गया, आलापुर, अम्बेडकर नगर, फिर वहां से मैं कादीपुर गया, कादीपुर जौनपुर, कादीपुर सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर, पहले अम्बेडकर नगर गया, फिर कादीपुर गया, फिर वहाँ से निकल के मछलीशहर गया, फिर अजगरा गया, फिर वहाँ से उधर की जो और सुरक्षित सीटें थी वो देखते हुए फिर मैं निकल गया मिर्ज़ापुर से निकल मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से मैं बांदा गया, बांदा से फिर चित्रकूट होते हुए एक विधानसभा है, फिर उधर राठ विधानसभा सुरक्षित थी, फिर महारौनी सुरक्षित थी, मऊरानीपुर। रिजल्ट कितना आया इसका? फिर उसके बाद सुरक्षित का अभी बता रहे हैं। फिर उसके बाद उधर से घूमते हुए फिर मैं सीधे अभी जान लीजिए कि वहाँ से निकल करके फिर इधर आया। उस वक्त हमारे पार्टी में थे जुगल किशोर जी, उनके लड़के कस्बा सीट थी, फिर मैं वहाँ से बला होते हुए इधर से लौट करके आया। काफ़ी समय बीता। उस वक्त तो हम लोग सरकार बनाए थे, 206 सीटें आई थी। अब याद नहीं कितनी सीटें जीती थी क्या। नहीं, आपको जो मंडल की सीटें मिली थी उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा? अब वो तो नहीं मौके पे याद है। 206 सीटें पूरे प्रदेश की आई थी। तो पता है। तो उसमें उस वक्त हमारी पूर्ण बहुत सरकार बनी थी। नहीं, मैं ये बताया टाइम टेबल जो घर आने जाने का, बाकी तो सारे लोग हमारे, वो मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी। मेरे सभी जिम्मेदार साथी, बूथ से लेकर सेक्टर लेकर के विधानसभा तक और मंडल तक, जिले तक, सारे लोगों ने बहुत जंग मेहनत किया था। अब फिर आज मुझे लगता है उसी तरह हमारा हर वर्कर एक जिद के साथ लगा है कि 2007 के तर्ज पर पुनः हमको 27 में सरकार वापस लानी है। क्या बदल गया 2007 में और 2027 में? कुछ नहीं बदला है अभी तो। जैसे उस वक्त चुनौती तो है, चुनौती एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोग जो अक्सर न्यूज में चलाया करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता तो सारे भाग गए, अब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में कैसे आएगी। जितने बड़े नेता थे, विधायक, मंत्री, सांसद थे, वो छोड़ के चले गए। अब सरकार बीएसपी कैसे बनेगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई हुई पार्टी है। क्योंकि अक्सर आप किसी दल को देखेंगे, लगभग 99% दल ऐसे हैं, 1% मैं नहीं कह सकता हूं, कि जो किसी दल से कुछ नेता अलग होकर के दल बना लेते हैं, या किसी दल के नेता अलग होकर के दल बना करके वो पार्टी चला रहे हैं, तो वो नेताओं के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, हमारे माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने ये पहले एक सामाजिक संगठन तैयार किए, जिसमें मुझे लगता है 72 से ही बहन जी ने भी काम शुरू किया था, माननीय साहब। फिर 78 में बाम से, फिर 81 में DS4, फिर 84 में BSP बनी। और एक कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई हुई पार्टी। माननीय साहब भी हमारे कहा करते थे कि हम भी जो है एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप लोग हमें थोड़ा ज़्यादा सम्मान देते हो, तो हम एक बड़े कार्यकर्ता हो गए हैं। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके बहुजन समाज को तैयार किया, और उसी में से कोई कार्यकर्ता लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, तो जीता, तो वो लीडर हो गया। क्या अध्यक्ष जी आपको लगता है, आप मान्यवर साहब का आपने नाम लिया, एकमात्र पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, और अब देश में बहुजन पॉलिटिक्स जो है, बहुजन विचारधारा की जो राजनीति है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि देयर इज़ अ फ्रैक्शंस। चंद्रशेखर भी हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें,
आप बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ जा रही है चंद्रशेखर वहाँ वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में, बिहार में भी तैयारी चल रही है, लोकसभा में भी वही स्थिति बनी। बसपा को तीसरे नंबर पर पहुंच जाना पड़ा, चौथे नंबर पर मेरे ख्याल से नगीना में। और आप देखिए कि महाराष्ट्र में तो हालात ये हैं कि बहुजन समाज से जुड़ी हुई अगर पार्टियों की संख्या ऐसे ऐसे गिनने लगें तो मुझे लगता है उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे, इतनी संख्या है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज में बिखराव की सबसे बड़ी वजह बहुजन समाज के ही कुछ लीडर्स हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, मानव साहब माननीय बहन जी ने बनाई है, थोड़ा इस पे लंबा होगा। हाँ। तो उस वक्त हमारा कार्यकर्ता नारा लगाता था, यूपी की मजबूरी है, माननीय बहन जी जरूरी है। तो हम गठबंधन में सरकार बनाए, लोगों ने समर्थन दिया, बनाए, लेकिन समर्थन देने वाले ही बेहतर सरकार को फिर समर्थन वापस लेके गिरा दिया करते थे। जो लोग समर्थन देते थे वही लोग, बेहतर सरकार चल रही, बहन जी की मुख्यमंत्री काल में अच्छी सरकार चल रही, अच्छा काम भी हो रहा, लेकिन पहली बार 4 महीने में गिरा दी गई, फिर 6 महीने में गिरा दी गई, फिर 16 महीने में गिरा दी गई। और हमारा कार्यकर्ता नारा लगाता रहा, यूपी की मजबूरी है, मान्या बहन जी जरूरी हैं। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज के लोगों ने एक विचार किया कि भाई जब बीएसपी अच्छा काम कर रही है तो जो लोग समर्थन देके सरकार बनाते वही लोग फिर गिरा क्यों देते हैं? अच्छे काम उनको अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? इसका मतलब कि अगर प्रदेश का विकास चाहिए तो मान्या बहन जी को, हम लोगों को मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम या हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन किए और जनता के गठबंधन की एक भाईचारा तैयार किया और इसके बल पर इस देश के बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनी कि बहन जी अब आपकी सरकार कोई गिराएगा नहीं, अब आप फुल फ्लैश गवर्नमेंट चलाइए और उत्तर प्रदेश का विकास करिए। तो तब तक तो हमारे लोग नारा लगाते रहे, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। और जैसे पूर्ण बहुमत सरकार बनी इस देश के बड़े प्रदेश में, अब अक्सर एक चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से चल करके जाता है। ठीक बात है। ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही जीत के गए। उत्तर प्रदेश एक बड़ी प्रधानमंत्रियों की नर्सरी कहा जाता है, नर्सरी गई है। तो उस वक्त मेरे कार्यकर्ताओं ने एक नारा दे दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अरे बाप रे, तब तो सबके सीने और पेट में दर्द शुरू हो गया कि ये बहुजनिया लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये बड़ी जिद्दी टाइप के हैं। ये जब नारा देते पूरा करके दिखाते हैं। इन्होंने जिद किया और इन्होंने नारा दिया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जरूरी है, पूरा कर लिए। अब ये बहुजन समाज के कार्यकर्ता, नेता नहीं, कार्यकर्ता नारा दे रहा है कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो जो एक जनता का गठबंधन तैयार हुआ था, खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज का, इस गठबंधन को तोड़ने की एक साजिश शुरू हुई। जो दल हुकूमत करते थे दिल्ली में, जिनको डर ये पैदा हुई, उन लोगों ने सोचा कि ये बीएसपी का जो एक गठबंधन तैयार हुआ जनता का, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बिखराव नहीं पैदा किया जा सकता। तो इसके लिए एक साजिश के तहत खास तौर पर एससी और ओबीसी और मुस्लिम में तमाम नए नए दल डेवलप किए गए हैं। और इस पर आप जब गौर करेंगे तो 90% दल, जो आपने कहा तमाम चुनौतियां हैं, ये 90% दल 7 से 12 तक जब हमारी फुल फ्लेश सरकार बनी है तो 7 के बाद ही बने दिखाई पड़ेंगे। 90% दल उत्तर प्रदेश में ये 7 के बाद ही तैयार दिखाई पड़े, जब बहुजन समाज के लोगों ने नारा दे दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो कहीं ये बहुजन समाज के लोग दिल्ली में सरकार ना बना ले, इसके लिए इनका एक बिखराव किया गया जानबूझ करके। एससी में भी, ओबीसी में भी तमाम दल बनाए गए। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ रहे हो। वो दल बना करके कि ये बहुजन समाज पार्टी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नजदीक पहुंच रही है, अगर इनमें एक दल बना दिया जाए
तो जो पूरा राजभर बीएसपी से जुड़ा है, क्योंकि इसके पहले बीएसपी बनने के पहले राजभर में कोई नेता नहीं था, प्रजापति में कोई नेता नहीं था, पालों में भी कोई नेता नहीं थे, निषाद में भी बड़ी संख्या में नहीं थे। यहां तक कि पूरा ओबीसी समाज जो 52% है, इसकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्यवाद देता हूं मानव साहब बहन जी को, जिन्होंने एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके आधार पर जब सब समाज को चुनाव, जैसे जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी मानव साहब बहन जी ने दिया, और जिनको नहीं मिलती थी उनको भी भागीदारी दिया, तो हर समाज में नेता तैयार हुए। और जब नेता तैयार हुए तो वो समाज अपने नेता को देख के दल से जुड़ गया। मांडोर साहब की ये प्लानिंग थी, और जब जुड़ गया तो उन वोटरों को लोग अलग नहीं कर पा रहे थे। तो एक प्लानिंग के तहत तमाम दल तैयार किए गए कि जब दल तैयार होगा और उस समाज का नेता जाएगा कि अब हमें अपने दल में रहना है, अलग नहीं जाना है, तो इसमें एक बिखराव किया गया। लेकिन बिखराव तो किया गया, लेकिन अध्यक्ष जी आप जो बात बता रहे हैं पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। बिखराव तो किया गया, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने पहले तो दल तैयार कराया, दल तैयार करके उनको फिर सहयोग किया हर तरह का, फिर उनका दल डेवलप भी हुआ। फिर वही लोग आज चिल्ला रहे हैं हमारा दल खत्म किया जा रहा है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। अभी आपने देखा था कि एक हमारे भी पार्टी के नेता थे माननीय सोहनलाल पटेल जी, अभी उनकी जयंती थी, तो उनकी पार्टी के जो आज देख रहे हैं वो कह रहे थे लगता है कि हमारी पार्टी भाजपा खत्म करना चाहती है, उनका स्टेटमेंट था, मेरा नहीं। और इस तरीके से तमाम लोगों को मैंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ जो एक निषाद समाज की पार्टी बनाए लोग, राजभर समाज की बनी, पटेल समाज की बनी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी या संजय निषाद जी की पार्टी। तो संजय निषाद जी भाजपा से गठबंधन तो किए हैं, लेकिन उनसे कहा गया आपको खाली एक टिकट मिलेगा, वो भी घर का। उनका बेटा लड़ा। माननीय ओम प्रकाश जी को कहा गया एक ही टिकट मिलेगा, वो भी आपके घर को, उनका भी बेटा लड़ा। अपना दल अनुप्रिया पटेल गठबंधन था भाजपा में, उनको भी हमें लगता है एक ही टिकट मिला, एक शायद 80 सीट का मिला था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब निषाद समाज की पार्टी तैयार किया आपने कि हम समाज को भागीदारी देंगे, और गठबंधन आपने किया, और गठबंधन किया एक सीट पर, तो वो समाज खुद ही अचंभित हो गया कि पूरे समाज को तो आप भाजपा में दिलाना चाह रहे हो और बनाना चाह रहे हो खाली एक सांसद, वो भी अपने बेटे को। तो क्या बेटे के लिए पार्टी आपने तैयार की है कि समाज के लिए? और अगर आप बेटे के लिए तैयार किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया कि उनका समाज खुद ही उनसे दूर हो गया। माननीय संजय निषाद जी का बेटा भी चुनाव हारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी बेटा हारा, और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल हारते हारते किसी तरह जीत पाई हैं। अच्छा, एक दो सवाल हैं मेरे, फिर एसआईआर पे हम बात करेंगे अध्यक्ष जी आपसे। आपने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया, और राजभर जी अक्सर बहन जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बहन जी ने तो नेता बनाया था, जिलाध्यक्ष बनाया था, मानव साहब ने नेता बनाया मैं था। उसी पे, क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या भविष्य में ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, सुभाषपा को लेकर के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है, बहुत अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ नेता मान्य बहन जी हैं, सभी लोग एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय लेना होगा बहन जी लेंगी। आज बहन जी का निर्देश है कि हम अकेले दम पर 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन बनाकर भाईचारा तैयार करके बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएंगे। उतना हम जानते हैं, उसी प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं। और उसी प्लानिंग पर जो बहन जी ने भाईचारा तैयार किया है ओबीसी समाज का, आज भी हमारी जो 10 तारीख को समीक्षा बैठक होती थी, संयोग थे इधर 9 को रक्षाबंधन था, इसलिए वो त्योहार था, तो ये 12 को आज हमारी समीक्षा बैठक हुई है। और हमें जो रिजल्ट देखने को मिला कि सर्व समाज के जो हमारे संयोजक हैं जिले के, ये विधानसभा संयोजकों को लेकर के जिस तरीके से गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, निश्चित है कि हमें उससे कामयाबी मिलेगी। एक देश में मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा है, चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक की एक सीट का एक उन्होंने पायलट किया, और उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर पाए एक विधानसभा सीट पर। उन्होंने प्रूफ दिया। पूरे देश में ये मुद्दा गर्म है, पूरा विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसमें भी अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। भाजपा का उप मुख्यमंत्री 2 जगह से उसका वोटर आईडी कार्ड पकड़ा गया। बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर के उतनी ज़्यादा मुखर क्यों नहीं नजर आ रही?
जितना होना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ही इस मुद्दे पर मुखर थी। 2017 में अकेली नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी ही मुखर थी। तो ये सारे लोग बगल खड़े होकर मजा ले रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। और आज ये पूरा विपक्ष की बात नहीं हो रही, आज ये इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन उस वक्त जब मान्या बहन जी 2017 में ईवीएम के खिलाफ पूरे जिला मुख्यालय पर आंदोलन हमारा चल रहा था, बहन जिसका विरोध कर रही थी, तो ये कोई भी दल के लोग बहुजन समाज का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारी नेता मान्या बहन जी अपने तरीके से, हम इन लोगों के बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं इसका, नहीं, आप ईवीएम का लोगों की विरोध कोई कर रहे अलग हैं। से कोई स्ट्रेटजी है कि नहीं। आप इनके साथ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे? आपकी अलग कोई स्ट्रेटजी? हम क्या अलग कह रहे तरीके हैं, से ये कांग्रेस सपा के लोग तो आज कर रहे हैं, इसका तो हम प्रोटेक्ट इसके लिए धरना प्रदर्शन तो हम 17 में किए थे। और अभी भी उपचुनाव जब हुआ है, उपचुनाव हुआ है अभी 9 सीटों का, ठीक बात। तो किसी ने नहीं बोला, मान्या बहन जी ने बोला कि जब तक ये चुनाव आयोग ईवीएम की धांधली अधिकारियों के द्वारा की गई, सरकार के द्वारा धांधली अगर नहीं रोकती है तो वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और बिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी। उस वक्त तो सपा कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। अगर ये लोग भी खड़े हुए होते कि अगर आप ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीत रहे हो, सरकार के द्वारा प्रशासनिक दबाव देकर अगर जीत रहे हो, तब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर सारे लोग बहिष्कार कर देते जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने किया, तब हम देखते कि चुनाव आयोग करता क्या इस पे। इस मसले पर अभी पर्टिकुलर 1 सीट का चुनाव था बिल्कीपुर का। ठीक बात। अगर बहन जी ने उस चुनाव में आप सीधे लोगों ने कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था, हमारा कैंडिडेट प्रचार कर रहा था, लेकिन जब 9 सीटों का रिजल्ट आया, 1 सीट किसी कारण रुकी थी, तो मान्या बहन जी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईवीएम के द्वारा धांधली करा करके, प्रशासनिक सरकार के द्वारा दबाव दिला करके, अधिकारियों द्वारा अगर बेईमानी करा के चुनाव जीता जा रहा है, तो ऐसे चुनाव का मैं बहिष्कार करती हूँ, मैं नहीं लड़ूंगी उपचुनाव। तो क्या ये लोग नहीं बहिष्कार कर सकते थे? एक सवाल इसी उपचुनाव से, चूंकि एक सीट थी जहां उपचुनाव था मुरादाबाद की कुंदरकी में बताते हैं कि 65% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा ना, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं, आपका इशारा ये है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं, तो फिर ये बिना गड़बड़ी कैसे जीत गए? ये तो मैं 17 में आरोप लगा चुका हूं, मान्या बहन जी आरोप लगा चुकी हैं, ईवीएम के द्वारा धांधली की जा रही है। और यही ईवीएम जब कांग्रेस के लोग लेकर के आए थे तो वो खुश थे, तो भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे। अब उसी के बल पर जब भाजपा बेईमानी कर रही, तो आज ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी बहन जी इस पर आंदोलन कर रही थी, तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बहन जी लड़ाई लड़ती है, वो अपने तरीके से लड़ेगी, इसमें हमें किसी की कोई शिकायत नहीं है कि लोग लड़े। लेकिन बहन जी जब 17 में लड़ी तो कोई नहीं साथ खड़ा हुआ, जब अभी उपचुनाव में बहन जी सीधे ऐलान किया कि हम नहीं लड़ेंगे, तब कोई नहीं खड़ा हुआ। तो अपने अपने तरीके से लोग लड़ रहे हैं, हम लोग तो पहले विरोध कर रहे हैं जब कोई नहीं विरोध किया था। अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, जेल भेजा गया, लोगों को हिरासत में ले लिया गया, बड़े बड़े नेताओं को, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छाकी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ABC न्यूज़, तमाम सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब चुनाव आयोग की धांधली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र की एक तरीके से बेइज्जती करा रहा है। क्या इसको लेकर के आपका प्लान क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में? और दूसरा, क्या विपक्ष का ये जो स्टैंड है, इसको आप सही मानते हैं? देखिए, जब मेरी रणनीति अलग है, हाँ, हम उनके इंडिया गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए के हैं, और ये दोनों लोग मिली भगत करते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में एक तरफ एनडीए कह रहा कि 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। एक तरफ इंडिया कह रहा हम संविधान बचाएंगे। वो संविधान बचाएंगे। संविधान, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था, उसी वक्त बाबा साहब कह रहे थे कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से मेरे संविधान को लागू करा दें, तो इस देश की उन्नति हो जाएगी। अगर ये बात बाबा साहब के मन में शंका थी, तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही होगी कि कहीं मेरे ना रहने के बाद रोज संविधान बदल न दें।
बाबा साहब इसलिए उस संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इतनी आसानी से संविधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके किसी का नुकसान और फायदा किया जा सकता है। जो कांग्रेस ने भी खूब हमारी आर्टिकल बदल नुकसान किया, समाजवादी ने भी किया और भाजपा ने भी किया। लेकिन गठबंधन हर जगह रहा बसपा का। कहां पे? कांग्रेस में भी एक तरीके से रहा ही। हाँ, तो उसका तो हमें भाजपा के साथ रहे ही नहीं। और समाजवादी पार्टी के साथ इतनी बड़ी घटना के बावजूद 19 में साथ में आना पड़ा। और ये सवाल मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी के रिवाइवल की बात होती है ना, तो अक्सर विरोधी इसी सवाल को शॉल बना करके ओढ़ लेते हैं और बसपा पर हमला कर देते हैं। हाँ, देखिए नंबर एक चीज, बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 92 में भी गठबंधन किया था। हाँ। तो हमारी 67 सीट आई थी। फिर 96 में गठबंधन किया कांग्रेस से, फिर हमारी 67 सीट आई। लेकिन 2002 में हमने किसी से गठबंधन नहीं किया तो हमारी 100 सीट आई। 2007 में किसी से गठबंधन नहीं किया तो 206 सीट आई। ठीक है, तो गठबंधन का भी हम लोग उसका तजुर्बा देख चुके हैं। रही बात कि आप हो सकता कि देखे हों, माननीय रजत शर्मा जी जो जनता की अदालत लगाते हैं, हाँ। उस पर मानवर कांसीराम साहब जी को बुलाया गया था। तो मानवर कांसीराम साहब से रजत शर्मा जी ने सवाल किया कि आप तो आपसे कोई दल नहीं बचा है जिससे आप गठबंधन न किए हों। हाँ। लेकिन आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते, वो थाली फाड़ कर फेंक देते हैं ताकि दोबारा नई थाली मिले। तो कहीं आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम जो गठबंधन करते हैं हम किसी के विश्वास के लिए नहीं करते हैं, हम बहुजन समाज के हित को देख करके गठबंधन करते हैं। अगर बहुजन समाज का हित गठबंधन जारी रखते हैं, अगर बहुजन समाज का नुकसान हो रहा तो हम गठबंधन तोड़ देते हैं। हम ये गठबंधन किसी के, मानवर साहब ने कहा था कि हम ये गठबंधन जो करते हैं, कोई हमें विश्वासी कहे अविश्वासी कहे, हमें इसका नहीं लेना देना है। हमारे बहुजन समाज का हित जहां है हम वहां करते हैं, नहीं तो नहीं। और रही बात कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तो मैं छेद नहीं करता हूं, उस थाली को फाड़ कर फेंक देता हूं कि दोबारा हमको नई थाली मिले। ये मानवर साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उन्हीं के नीति पर चलने वाली है। माननीय बहन जी मानवर साहब के विचारों पर ही चलती हैं, इसलिए वो निर्णय जो मानवर साहब लेते थे उसी तरह आज बहन जी ले रही है। आपने मानवर साहब का जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, ठीक, उन्होंने नाम ही जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी में बसपा की ही नर्सरी में तैयार हुए कुछ नेता गए, वो अब अखिलेश यादव को मान्यवर साहब के पैरेलल बताने लगे। अभी बीच में मैं आर.के. चौधरी साहब का एक इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने एक तरीके से अखिलेश यादव को पैरेलल बताने की कोशिश की। क्या आपको ये लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं को, या यूं कहें कि जिन कार्यकर्ताओं को जुबान दी, उस लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया, वही लोग अब एक तरीके से गलत तरीके से चीज़ों को एब्रीवेट कर रहे हैं? देखिए, वो लोग ये सब बोल रहे हैं जिनको मानवर कांसीराम साहब ने बिना जीते कैबिनेट का मंत्री बना दिया था। ये जिनकी बात कर रहे हो, ये अयोध्या के रहने वाले हैं, मेरे गांव के बगल के रहने वाले हैं। इनको मानवर कांसीराम साहब ने बिना जीते कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई थी। और आज वो कह रहे हैं मानवर कांसीराम साहब की तस्वीर दिखाई पड़ रही, उनका अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है, ना कि मानवर साहब की तस्वीर। क्योंकि इसके पहले वही जिनको मानवर साहब मान रहे हैं, उन्होंने ही जब लोकसभा नहीं लड़ाया तो भाग के किनारे खड़े हो गए थे, तब उनको कांसीराम नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो ये अपने स्वार्थ के लिए वो किसके अंदर मानवर साहब देखें, किसके अंदर बाबा साहब देखने लगे। अभी तो कुछ ऐसे लोग हमारे पार्टी से गए हुए लोग ही बाबा साहब की तस्वीर, आधे में अखिलेश यादव जी की तस्वीर, आधे में बाबा साहब की तस्वीर बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को पेश किया गया। उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा कि हम बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते हैं, हमें बाबा साहब के बराबर तस्वीर क्यों बनाए हो। उस वक्त उस फोटो को लेकर के उसको बधाई दे रहे थे। बाद में कह रहे हैं इस कार्यकर्ता से गलती हुई है, मैं इसको डांटूंगा जो बाबा साहब की तस्वीर बनाई है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी को डांटना था तो जब फोटो लेके आया है
तो उस फोटो को स्वीकार ना करते, इसके पहले डांट देते कि भाई ये गलत तूने किया है, तो शायद वो फोटो वायरल नहीं होती, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होती। तो जो इस तरह के लोग कह रहे हैं, तो वो अपने स्वार्थ में क्या बोल जाए उसकी मैं बात नहीं करता हूं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो मानव साहब का नाम ही रख लिए हैं, एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति जिसका शिष्य होगा क्या अपने गुरु के द्वारा बनाई हुई पार्टी का नुकसान करने के लिए सोचेगा क्या? अपने गुरु, जिसको हम गुरु बोल रहे हो, उनकी बनाई हुई चीज को या उनकी बनाई हुई पार्टी को हम नुकसान करने के लिए सोच सकते हैं? ये कैसे चले हैं भाई? मानवर कांसी राम साहब के द्वारा वो कहते हैं कि हमको बहन जी टाइम ही नहीं देती। एक पॉडकास्ट में उन्होंने फोन लगा दिया था और फोन ही नहीं उठा। नहीं, एक चीज बताओ, विश्वनाथ पाल तो नहीं पार्टी बना के फोन किए? तमाम ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं जो काम किए हैं जमीन से। बहन जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, उनको विधायक नहीं बनाया, उनको एमपी नहीं बनाया। आप किस दिन सेक्टर बूथ पर काम करते हुए आए और आपको बहन जी ने अपनाया नहीं? अब आप तो दल बना करके, एक साजिशन दल बना करके उस बहुजन मूवमेंट को नुकसान कर रहे हो, तो बहन जी क्यों बात करेंगे? और फिर उन्होंने फोन किसको लगाया किसको नहीं, ये तो पता भी नहीं लगा। पता नहीं कहां फोन लगा के बोल रहे थे कि बहन जी नहीं बात कर रही। अब वो देखिए बहन जी किस स्तर का मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपकी जानकारी में है कि चंद्रशेखर आजाद कभी बहुजन समाज पार्टी में थे? नहीं, ऐसा दावा किया जाता है। कभी नहीं मैंने देखा। अच्छा, कभी नहीं मैं जाना इस चीज को, या हो सकता है वहां निचले स्तर पर कभी रहे हो, लेकिन ऐसा कोई आदमी हमको नहीं बताने वाला मिला कि बहुजन समाज पार्टी में कभी बूथ अध्यक्ष रहे हो, कभी सेक्टर अध्यक्ष रहे हो, कभी विधानसभा अध्यक्ष रहे हो। मैं तो 2 तारीख दूसरा महीना 96 को सेक्टर अध्यक्ष बना हूं, मुझे याद है। मसूदा बाजार है, मुझे मेरे जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, प्रमदेव यादव, ये लोग थे, बना के आए थे। फिर मान्य बहन जी मंडल की मीटिंग में गई थी, तो मान्य बहन से हमारी मुलाकात लोगों ने कराया। मान्य बहन जी डायरेक्ट हमको जिला उपाध्यक्ष बनाया, बहन जी ने खुद। फिर मंडल का हमारे अध्यक्ष से मान्य रामचंद्र राजभर जी, तो हम मंडल के संगठन मंत्री थे। फिर बहन जी ने हमको भाईचारा में लगाया कि आप पासवान अपने पैड पर लिख करके बहन जी ने दिया। आज मेरे पास पैड रखा है, बहन जी की दस्तखत से लिख के बहन जी ने दिया, खुद अपनी राइटिंग से। तो ये तो मैं दिखा सकता हूं। और जो बात कर रहे थे कि मानव साहब के चेले, मानव साहब के चेले मानव साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश नहीं कर सकते। मानव साहब के चेले मानव साहब के द्वारा घोषित, अपने जो मानव साहब ने जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया, एक तरफ उनको गुरु भी कहोगे और एक तरफ उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश भी करोगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? कोई शिष्य अपने गुरु के साथ इस तरह नहीं कर सकता। बहुजन समाज को लेकर के अध्यक्ष जी हर पार्टी का अपने तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहीं से शुरू हो जाती है। आखिरी सवाल मैं इसमें समाप्त करूंगा। इसी में समाजवादी पार्टी अपना पीडीए बना रही है, पीडीए पाठशालाएं चला रही है, और वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर उसमें अगड़ों में पिछड़ा जोड़ देते हैं, फिर अगड़ों में आधी आबादी भी जोड़ देते हैं, सब कुछ वो ले करके चल रहे हैं, मतलब कुछ बचा नहीं है। ऐसे बदले हुए इकोसिस्टम में, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, चूंकि बहुजन समाज पार्टी जब 2007 में सत्ता में आई, वैसी ना तो अब राजनीति हो रही है, राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पिताजी ने क्या किया मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये पीडीए का विकास चाह रहे थे तो एससी, एसटी, ओबीसी की बैकलॉग भर्ती को नहीं रोकते। पीडीए कौन है इनका? पीडीए के किस पीडीए का विकास करना चाहते हैं? पीडीए मतलब क्या है इनके? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन खुद ही भ्रमित है। वो तो कह रहे अब हम बदल गए। कभी कभी पीडीए का पी से पिछड़ा, तो कभी कभी पी से पंडित कहने लगते हैं, खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक कहते हैं, तो कभी कभी ए से आधी आबादी, माताओं बहनों कहते हैं, कभी कभी ए से आदिवासी, कभी कभी ए से अल्पसंख्यक, कभी कभी ए से अगड़ा। तो ये तो अब हम उनके बारे में क्या कहें, वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि पीडीए में है कौन। दूसरी बात, अगर उनकी बात पर आ जाए, अगर वो कहते हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मान्य बहन जी ने अपनी सरकार में खूब नौकरी दिया,
ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, पिछड़ा को भी, मुस्लिम को भी, SC ST को भी। लेकिन उसके बाद बहन जी ने जिला अधिकारियों को एक आदेश किया कि जो बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी है, जरा उसको जांच करो कि कितनी नौकरी हमारी खाली है, कितनी भरी गई है। जब बहन जी ने जांच कराया तो लाखों नौकरी खाली मिली। कौन सी? बाबा साहब की दी हुई आरक्षण वाली। तो बहन जी ने उसका नाम दिया कि मेरी सरकार के बैक में लाख की गई नौकरी का नाम रखेंगे बैक लाख भर्ती। बैक में, मेरी सरकार के बैक में लाख की गई, रोकी गई नौकरी का नाम रखेंगे बैक लाख भर्ती। पहले किसी हिस्से की नहीं, बहन जी ने पहले अपनी सरकार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, मुस्लिम, SC पहले सबको नौकरी दी, उसके बाद फिर जांच कराया कि हमारे रिजर्व कोटे की नौकरियां कितनी बाकी पड़ी हैं। ये बाकी कैसे हो गई? जगह तो निकलती थी SC ST OBC की, ठीक बात, जगह निकलती थी, लेकिन जैसे भर्ती होती थी, प्रक्रिया पूरी होती थी, लास्ट में उनको लगता था, जो नियुक्ति करने वाले थे, कि ये बाबा साहब का आरक्षण वाली नौकरी इनको ना दे तो अच्छा है। तो लोग एक लेटर बनाते थे, इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है। निरस्त कर करके कई लाख नौकरियां खाली थी। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, जिन्होंने SC ST OBC की बैक लाख भर्ती निकाल करके लाखों नौकरियां भरने का काम किया। लेकिन वहीं पर जैसे हमारी सरकार जाती है 7 से 12 के बाद, 12 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं। ये OBC समाज के हैं। भर्ती किसकी बैकलॉग में हो रही थी? SC ST OBC की। और इसको रोक कौन लगा रहा? एक OBC का मुख्यमंत्री। अगर आप पीडीए विकास चाहते थे तो आप OBC SC ST की भर्ती को रोक नहीं लगाते। बहन जी ने फिर ठेकेदारी में आरक्षण दिया था कि हमारे SC ST समाज के लोग ठेकेदार नहीं है। ठेकेदारी में आरक्षण दिया। अगर आप SC समाज के हितैषी थे, पीडीए के हितैषी थे, तो आप ठेकेदारी को रोक नहीं लगाते। बहन जी ने अपनी सरकार में तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, प्रमोशन किया था। छोटे बाबू को बड़े बाबू, तहसीलदार को SDM, DYSP को SP बनाया था। अरे माननीय अखिलेश यादव जी, कुछ मत देते तो ठीक था, लेकिन ऐसे प्रमोट लोगों को डिमोशन करके आपने उनको डिमोशन भी किया, अपमान भी किया। उसी तहसील में हम तहसीलदार थे, हम SDM हो गए। धन्य बहन जी, आपने हमारा प्रमोट कर दिया, लेकिन वहीं पर हमारा एक OBC का मुख्यमंत्री हमारा डिमोशन कर दिया। कैसे? ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, ये आरक्षण बचाएंगे? हमने पहले ही बताया है कि आर्टिकल को बदल करके हमारा नुकसान किया है। बहन जी अगर बैकलॉग भर्ती कर रही थी संविधान के तहत, ठीक बात, और उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारा बैकलॉग भर्ती रोका गया समाजवादी के द्वारा। बहन जी ठेकेदारी का आरक्षण दे रही थी संविधान के तहत, उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारा ठेकेदारी का आरक्षण रोका गया। उसी संविधान के तहत बहन जी ने अधिकारियों को प्रमोट किया था, उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके समाजवादी ने हमारा डिमोशन किया, प्रमोशन का बिल फाड़ा। और यहां तक, अरे माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको आपने सांसद बनाया है, वो चाहे जिसके अंदर चाहे जो देखें, लेकिन उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जिन महापुरुषों के बल पर गाना गाते गाते सांसद MP MLA बने हो, उन महापुरुषों के नाम से बहन जी ने छत्रपति साहू जी के नाम से सुल्तानपुर से अलग एक जिला बनाया था, उसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज नगर। किस समाज के थे छत्रपति साहू जी महाराज नगर? छत्रपति साहू जी महाराज OBC समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा। उनके नाम से जिला बना के बहन जी ने सम्मान दिया। यही समाजवादी के लोग उनके नाम को बदल करके अपमान करते हैं। बाबा साहब, उनके नाम से जिला बना, और बाबा साहब के नाम को बदल करके आप संभल कर दे रहे हो। मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को, जिनको आज वो मानवर कांसीराम साहब देख रहे हैं जिनके शरीर में, उन्होंने ही मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को खत्म करके कासगंज कर दिए। रमाबाई नगर बदल करके कानपुर देहात कर दिया। संत रविदास नगर बदल करके आपने भदोही कर दिया। अरे वाह रे मिशनरी साथियों, MP बनने के लिए आपको उनके अंदर सब दिखाई पड़ रहे हैं। मानव साहब दिखाई पड़ रहे हैं, बाबा साहब दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार हिम्मत हो पूछ लो कि आपने बाबा साहब को इतना मानते हो, बाबा साहब संविधान को मानते हो, तो बाबा साहब के नाम से बने हुए जिले को बदलकर संभल आपने क्यों किया? आजमगढ़ में हमारे बड़े भैया माननीय अखिलेश यादव जी को वहां कोई यादव नहीं मिल रहा। अरे बाप रे, सैफई से भेजना पड़ रहा। अब बात करोगे पीडीए का,
आपके पीढ़ी में कौन चौहान चुनाव लड़ा बताओ हमको। कौन सा प्रजापति लड़ा, कौन सा पाल सांसद है, कौन सा यादव सांसद, एक का नाम बता दो। ठीक बात। पिछड़े का नाम लेके विकास करने की बात करोगे, पिछड़े के साथ धोखा करोगे। ये हमारा पिछड़ा भी समझ रहा, ये CST भी समझ रहा है। अब क्या आने वाले 27 में ये सारे लोग जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनको सबको, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, उसकी ताकत से, उसकी चोट से इनको सबको जवाब देने का काम ये पिछड़ा करेगा, ये SC करेगा, ST करेगा, ये मुस्लिम करेगा और नया पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भी करेगा। ठीक बात। आखिर में एक सवाल और, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी की सरकार हो, क्या, क्योंकि पत्रकारों के लिए तो काम करना मुश्किल है, फिर धमकाया जाने लगता है, क्या आपसे इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होती? नहीं, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, हाँ, मैंने जब काम करना शुरू किया माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय बहन जी की गाइडलाइन पर, हाँ, तो मैं खुलेआम बोलता हूँ। जैसे हमने कहा कि 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण करते थे तो कहते थे कि गरीब माँ के बेटे को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेश में रखा हुआ काला धन लाऊंगा, गरीबों के खाते में 15 लाख भेजूंगा, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। इस कहां चली गई भैया? ये तो जनता अपने आप ठगा महसूस कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमसे वादा किया था आपने वो तो नहीं किया। ना आप विदेश का काला धन लाए, उसकी बदली हमारा घर में रखा हुआ धन आपने उजागर करके बैंक में डलवा दिया, उसके बाद भी बैंक NPA हो गया, बैंकों को मर्ज करना पड़ा। विदेश का धन तो नहीं आया, लेकिन जो यहाँ का धन था वो नोटबंदी हुई, वो बाहर आया। ये सवाल आप और इस तरीके फिर बैंक में आया। सवाल है, हाँ। इस तरीके के तमाम सारे आपके बयान हैं, मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या ऐसे बयानों को लेकर के आप पर कभी किसी तरीके का कोई दबाव आया? देखिए, ऐसा है बहुत सारे नेता बोलते हैं तो CBI ED ये जांच फलानी जांच सब हो जाती है। चलिए इसको जाने दीजिए। फिलहाल मुझे एक बार मेरे पास संदेश आया था, हाँ, कि आप जो है किसी दल के एक नेता ने मुझे कहा, हाँ, कि आप इस दल के खिलाफ न बोलिए, नहीं आपकी जांच शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो हमने कहा जिन नेताओं के डर दिखा रहे हो वो नेता तो शायद हो सकता कि बनावटी फकीर हो, हाँ, लेकिन विश्वनाथ पाल कुछ नहीं जिसकी जांच करो आप। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से निकल करके आया हूं, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आज भी अगर ईमानदारी से मेरे गांव के घर पहुंच जाओगे तो प्लास्टर नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूं। हाँ, आज भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हमको लगभग 2.5 साल हो गया है। और मेरा जो फैजाबाद में घर भी बना है, हमारे एक दोस्त थे वसीम भाई अजीज, संजोग से दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमको मात्र 70,000 की जमीन देके गए थे। और हमारे हित मित्र, क्योंकि हमारे जो पार्टी के बेस लोग, इस बार तो भट्टा उट्टा है नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो बचपन के, उन लोगों ने ईटा उटा भेज के बनवा दिया है। अच्छा। तो मैं उसमें रहता हूँ और मेरी गाड़ी भी जो ली गई है, ब्रेजा में लिया था तो 1,20,000 जमा करके किस्त पे लिया था, वो भी किसी ने भेज दिया था मेरे खाते में। तो ये पूरा उनको बता दिया कि अब उसके बाद अगर आपको भेजना है तो भेज दो। हमने कहा इनोवा गाड़ी भी अगर मेरी देख रहे हो तो इसमें मैंने बहन जी से खुद ही पूछा था कि बहन जी ब्रेजा गाड़ी है, बहन जी प्रदेश दौड़ना रहता, छोटी पड़ती, बहन जी कहा तुम ले लो, कैसे लोगे? हमने तो एक गाड़ी मंगाया था, दे देते आपको, लेकिन अब वो तुम बताए नहीं पहले। तो हमने कहा बहन जी संकोच में हमने कोई बात नहीं कही। तो बहन जी कहा चल ले लो, कैसे लोगे? तो हमने कहा बहन जी हमारे चाचा हैं नौकरी में और भाई लोग हैं और कुछ नात रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो कह रहे हैं आप ले लो, हम सहयोग कर देंगे। तो उन लोगों ने मेरे खाते में कोई 50,000 भेज दिया, कोई 1 लाख भेज दिया, तो गाड़ी भी आ गई। किस्त भी कोई न कोई दे देता है। तो भाई जांच कराओ, किस चीज कराओगे? जांच करा लो, भरी कि नहीं भरी। नहीं, वो कौन भेज रहा है वो भी देख लेना। ठीक बात है। मेरी तो किस चीज जांच कराओगे? देखिए एक चीज बता दे, अगर आपको, अब हम वो शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, अगर सच्चाई पे लड़ना है आपको, अगर सच्चाई पे लड़ना चाहते हो, सच्चाई पे लड़ने के लिए आप निठाना है, तो आपको खुद सच्चा रहना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, माननीय बहन जी माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, हमारी माननीय बहन जी के ऊपर भी खूब जांच पड़ताल हुआ, वो कांग्रेस के जमाने में भी खूब जांच पड़ताल कराई गई, लेकिन हमारी बहन जी भी ईमानदारी से काम करती है। आज तक जितनी भी जांच हुई सब क्लियर हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी भी हमारी, हमें तो बहन जी को देख के लगता कि हमारी बहन जी भी 20-22 साल की उम्र से
घर परिवार छोड़ करके इस मोमेंट को, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक। कौन बेटी नहीं चाहती कि मेरा घर हो, हाँ। कौन बेटी नहीं चाहती कि मेरा परिवार हो। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी ने पूरी जिंदगी इस बहुजन मूवमेंट के लिए, महापुरुषों के मिशन में और अपने लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए बहन जी 20-22 साल की उम्र से लड़ रही, आज भी लड़ती आ रही हैं। और मैं उसी पार्टी का, माननीय बहन जी का दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। तो इसलिए मैं तो बहन जी से सीखता हूं कि वो हमारी बहन जी जिन्होंने कुछ नहीं अपने लिए किया, घर परिवार नहीं बसाया। अब हम लोग तो खैर बचपन में शादी वादी हो गई थी, बच्चे हैं, बेटियां हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं, तो वो भी संयोग से अभी वो बच्चे भी हमारे अपना कमा खा रहे। बहन जी ने भी जब हमको अध्यक्ष बनाया था तो यही पूछा था कि हाँ भाई तुम्हें मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती हूँ, कैसे काम करोगे। तो हमने कहा बहन जी, उस वक्त मेरे पास बिस्लरी की एजेंसी थी। अच्छा। अब उसके पहले शुरू में नहीं जाएंगे, नहीं तो कहानी सुन के तो मेरी लोग बड़ा ताजुब करेंगे, कैसे यहाँ तक आए, क्या किए। मैं बड़ा क्योंकि हम पाल अच्छा, समाज लोग बताते हैं आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत एकदम दबंग टाइप के व्यक्ति नहीं, वो तो चलता था शुरू से ही। जैसे हम उस परिवार से हैं जहाँ हमारे परिवार के लोग भेड़ बकरियां पालकर जीवन यापन करते थे। मेरे बड़े भाई भेड़ रखे थे, तो वो भेड़ लेकर के खेतों में जाते थे, तो आते थे तो हम कहते भैया हमको कोई पैसा नहीं दिया है। हम 7 भाइयों में सबसे छोटे हैं, सगे 4 भाई, 3 भाई चाचा के। अच्छा। तो मैं पढ़ाई पीरियड में किसी से, तो उस वक्त 1 पैसा 2 पैसा चलता था, तो किसी से मैं लेता, भैया हमारे बड़े भाई वो भेड़ रखे थे, तो आते थे तो कहते भैया कोई पैसा नहीं दिया, अच्छा ले लो। तुम तो 10-15 पैसा देते थे, तो उससे खूब अपना बढ़िया से जो करना रहता था करते थे, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन हमने देखा कि इधर जब माननीय बहन जी का संघर्ष हमने देखा, तो कब आपको पहली बार लगा कि आपको, अगर आप पॉलिटिशियंस हों या समाज की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगा कि नहीं, हर व्यक्ति में एक स्किल होती है ना, हर व्यक्ति कोई डील डॉल से होता, बढ़िया पर्सनैलिटी होती है, तो वो कोशिश करता कि वो फौज में जाएगा या पुलिस में जाएगा या अलग अलग तरीके से। आपको कब लगा कि नहीं, मेरे अंदर नेता वाले गुण हैं, मैं नेता बन सकता हूँ? देखिए, मैं कभी नेतागिरी लिए मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो व्यापार में था। मेरे गांव में मावा चौराहा, वहाँ मेरे पास रेडीमेड का काम था, दिल्ली में एक्सपोर्ट का काम करता था। अच्छा। और मैं भी लगभग 19-20 साल की उम्र में 50-60 हज़ार रुपये में कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौर में हाँ, जब मेरे भैया की तनख्वाह 350 थी, PWD में थे, होमगार्ड में थे, बाकी एक भैया भेड़ों रखे थे। तो उस वक्त मैं जब महावा चौराहे में मेरा दुकान था और रेडीमेड का काम था, तो मेरे यहाँ कारीगर जो थे वो लगभग सब SC समाज के थे और मुस्लिम समाज के थे। तो वो लोग बसपा की बात किया करते थे, तो हम भी कहते थे यार ये तो बढ़िया पार्टी है। तो कभी जब बहन जी की मीटिंग या कोई मानव साल मीटिंग लगती थी, तो मैं उस दिन सबको छुट्टी दे देता था, मैं भी उन लोग साथ जाता था, बस करवाता था। अच्छा। तो लोग मुझे कहें कि भैया पद ले लीजिए BSc में, हमने कहा यार पद नहीं लेंगे। मतलब उन कारीगरों ने आपके भीतर नेतागिरी वाला कीड़ा डाला। वो लोग किए, फिर हमारे कुछ लोग क्षेत्र के जो हमारे अगल बगल के लोग थे, वो लोग हमारे यहाँ आते थे कि भैया आप राजनीति, क्योंकि जिस चौराहे मेरी दुकान थी वहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोगों की अच्छी संख्या थी, और वहीं पर मेरी दुकान थी, तो लोग आते थे मेरी दुकान पर ही बैठते थे। फिर बाद में कुछ यादव समाज की दुकानें बनी, कुछ सेठ बनी लोग दुकानों, तो पूरा चौराहा अच्छा हो गया है। तो लोग बैठते थे, तो मुझसे कहते थे कि यार आप, तो जो भी लोग आते थे हमारे लोगों से मिलने के लिए, तब उनको चाय नाश्ता खाना पीना जो होता था बढ़िया से कराते थे, बड़ा खुश होते थे हम कि चलो ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने फिर जबरदस्ती काम, तो मैं उन लोग साथ में शुरू कर दिया था लगभग 92 से 92 से। अच्छा। तो मेरी उम्र भी ऐसे ही रही 19-20 साल। लेकिन फिर एक दिन लोगों ने कहा कि आपको सेक्टर अध्यक्ष बना दें, आप पद ले लो, काम हम लोग करेंगे। हमने कहा नहीं यार, काम मैं करूँगा, कैसे कर पाऊँगा, मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली भी रहता था, फिर यहाँ भी आता था। फिर आज लोगों ने 2 तारीख 2 महीना 1996 को हमारे दोस्त लोगों ने मुझे पहली बार आपका पदार्पण सेक्टर अध्यक्ष बना दिया था। बसपा में नहीं, बसपा काम तो मैं 90-92 सहयोग करता था, लोगों को साथ जाता था, बतौर पदाधिकारी आपका पदार्पण हो चुका। सेक्टर अध्यक्ष बना, फिर कुछ ही दिन रहा तो माननीय बहन जी गई थी मंडल समीक्षा करने, तो कुछ लोग हमको मिलाए कि बहन जी विश्वनाथ पाल है, सेक्टर अध्यक्ष है। तो बहन जी जैसे देखे कि ना भाई इसको उपाध्यक्ष बना दो जिले का, तो बहन जी ने जिले को उपाध्यक्ष बना दिया। फिर कुछ दिन के बाद मंडल का संगठन मंत्री बनाया, फिर भाईचारा बनाया। फिर बहन जी ने हमें इधर पूरे पूर्वांचल की भी बता रहे थे ना कि 80 सीटों पे लगाया। फिर 2008 में हम राजस्थान सीट पर
तो चुनाव हो रहा था, वहां भी मैं गया, फिर इधर लौटा तो माननीय बहन जी ने अचानक हमको एक दिन सुबह ही माननीय मेवालाल जी का फोन आया, बहन जी बुलाएंगे आपको। ये था 20 दिसंबर, हमें लगता 22 का लास्ट था। तो उस वक्त जो है हम आए तो बहन जी ने कहा कि हाँ भाई ये बताओ कैसे घर परिवार चलता है। तो हमने कहा बहन जी वहाँ पर बिस्लरी की एजेंसी मैंने लिया था, तो हमने कहा एजेंसी है और उससे बच्चों का खाना पीना और पढ़ाई घर चलता है, रोजी रोटी चलती है अपना। कहीं आप कैसे चलते हो? तो हमने कहा बहन जी हम कुछ उसमें से मिल जाता, बाकी हमारे बहन जी दोस्त यार वो हमें चलाते हैं, सहयोग करते हैं, तो मैं चल लेता हूँ, बाकी कुछ बच्चे लोग भी उसमें से सहयोग करते हैं। फिर बहन जी कहा हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दें तो कैसे चलोगे? और इसके पहले हमारे पवन कुमार भाई थे, कोऑर्डिनेटर थे, तो उनसे बहन जी सुबह सुबह पूछा उसी दिन कि हाँ भाई विश्वनाथ पाल की क्या स्थिति है, कैसे है वो, कैसे? तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि मान्या बहन जी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बहन जी भेज दो कि पूरी इंडिया का दौरा करके तुम्हें आना है, तो वो पूरी इंडिया में जाके मीटिंग करके दौरा करके आ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ऐसा क्या है कि बहन जी उनके संबंध दोस्त लोग इतने हैं, और वो मेरे पास हर समाज के दोस्त हैं, क्योंकि मैं शुरू में कारोबार में रहा हूँ, तो लोग रहे हैं, तो वो लोग आज भी चाहे जिस समाज के, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, पिछड़े हो, चाहे ऐसी समाज, वो सारे लोग हमें आज भी वही दोस्त का रिश्ता निभाते हैं। अभी एक हमारे साथी फोन आया, क्षत्रिय समाज के हैं, कहीं भाई बहुत दिनों से मिले नहीं। हमने कहा अरे भाई आप ही कहाँ इस चीज़ को सोचे कि मेरा भाई बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना, तो मिल ले, कैसे चल रहा, कैसे नहीं, तो कैसे हम मिलते हैं। तो हमारे दोस्त लोग आज भी बहुत हैं और वो मुझे सहयोग करते हैं, और मैं उन्हीं सबके सहयोग से, बहन जी के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। और जो क्योंकि ये जिद मैंने ठानी है कि मुझे बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है 27 में, इसके लिए मैं कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैं घर बैठूं, तो मैं लगातार सुबह से निकलता हूं। आज भी मैं मेरी मीटिंग खत्म निकल जाता हूं, मैं इसीलिए रुका हूं कि सुबह मैं बैठी जाऊंगा, उधर लोगों से मिलने का समय दे दिया है, और लगातार मैं चलता रहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरा कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है, और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मेरे सेक्टर बूथ के लोगों में भी एक जुनून जो देखने को मिल रहा मुझे। मेरा बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर का पदाधिकारी, विधानसभा का पदाधिकारी, जिले का पदाधिकारी, मंडल का पदाधिकारी वो कह रहा है कि अध्यक्ष जी हम सब लोग भी जिद के साथ लगे हैं, बहन जी को आपके मुख्यमंत्री बनाना है। निश्चित है जिस दल का कार्यकर्ता अगर मन बना ले और जिद कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक बात। निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिद ठानी है, मन बनाया है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो बनेगी बहन जी, और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस काम को पूरा करके दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।